आंदोलन भी होगा, तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों के, तमाम किसान संगठनों के माध्यम से तैयारी चल रही है। वकील अब खड़े हुए हैं, सवाल मुद्दे अब उठे। जब हम लोग बॉर्डर पे बैठे थे तो हम लोग तभी ईवीएम की खिलाफत करते थे। तब एक सरकार के मंत्री बचे, एक प्रधानमंत्री जी, तो फिर ये निर्वाचन आयोग की जो कमेटी थी, तो ये कमेटी तो फिर सरकार की हुई। फिर कहाँ चुनाव आयोग है क्या निष्पक्ष? मैम, लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। आप भी सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं सिर्फ अब से सहमत नहीं हूँ। वकील अब खड़े हुए हैं, सवाल मुद्दे अब उठे। जब हम लोग बॉर्डर पे बैठे थे तो हम लोग तभी ईवीएम की खिलाफत करते थे, तब से ही हम लोग करते हैं। तो ये सब जरूरी बात है कि जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो वकील लगा लीजिए, चाहे वो रिटायर्ड जज लगा लीजिए, चाहे वो रिटायर्ड IAS PCS लगा लीजिए, या फिर वो जनता लगा लीजिए, अगर सभी ईवीएम के खिलाफ है तो ईवीएम से इतना मोह क्यों हो रहा है आप लोगों का? नहीं, हमारा नहीं, चुनाव आयोग का है ना मोह। तो चुनाव आयोग का क्यों हो रहा है मोह? सिर्फ इसलिए कि एक कमेटी बनाई जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री को लिया गया और तीसरे विपक्ष के नेता एक रंजन जी को लिया गया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरा इस कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। अब उसमें बचे दो लोग, एक सरकार के मंत्री बचे, एक प्रधानमंत्री जी। तो फिर ये निर्वाचन आयोग की जो कमेटी थी, तो ये कमेटी तो फिर सरकार की हुई। फिर कहाँ चुनाव आयोग है क्या निष्पक्ष? आप ये भी तो बताइए ना। तो जो अब नियुक्ति का जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया, उससे आप सहमत नहीं है? देखिए, बिल्कुल भी जो जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव, आप जनता से सर्वोपरि नहीं है। और पहले लड़ाई होता था ना, संविधान को बचाने के लिए, जनता के लिए होता था। आजकल कुर्सी का लड़ाई चल रहा है। तो कुर्सी की लड़ाई के चक्कर में आप ईवीएम को सही कैसे कह सकते हैं जब वो सही नहीं है? अगर वो सही होती तो जिस देश से ईवीएम बनी, जापान में चुनाव नहीं होता, अमेरिका में चुनाव नहीं होता ईवीएम से, तो अपने भारत में क्यों सबूत नहीं है? एक भाजपा के सांसद ने, एक बसपा के विधायक अभी लड़े, उन्होंने कहा क्या मैं अपने बूथ पर अपने लिए वोट नहीं डालूंगा? आप दुनिया की छोड़ दीजिए, मेरे बूथ पर 0 वोट मिला, तो क्या वो अपना वोट भी अपने आप को नहीं डालेंगे? तो उस बात तो यहाँ शंका पैदा करता है। टेक्निकल कहीं दिक्कत हो जाती है। देखिए, टेक्निकल जहाँ ईवीएम में कोई दिक्कत होती है वहाँ दोबारा चुनाव होता है। एक अकेले ईवीएम पर दिक्कत नहीं है, एक अकेले टेक्निकल एक ईवीएम पर दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस से भी मेरी साथी चुनाव लड़ी, पत्रकार जो मुरादाबाद से निदा के क्या परिवार वालों ने, जिस घर में वो ब्याह के गई है, क्या उनके परिवार वालों ने, उनके परिवार में जो है 22-24 वोट वही है एक बूथ पर, क्या उनके परिवार वालों ने भी उनको वोट नहीं दिया होगा? क्या उनके सास ससुर ने उनको वोट नहीं दिया होगा? ये चीज शंका पैदा करती है। फिर अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आपको लगता है हो जाता है, तो जब टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको हैक भी किया जाता है। आप ये भी मानिए ना। टेक्निकल एक तरफ तो आप कह सकते हैं कि ईवीएम जो है टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसा हो सकता है, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हैक नहीं हो सकता। तो ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही ना। अभी पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे, तो आप जनता के हिसाब से चलिए ना। तो जनता उस आंदोलन में कहाँ आती है? अगर कोई दिक्कत होती तो जनता सड़कों पे नहीं होती? क्यों? जब आंदोलन होता है, जब इस तरीके की कॉल होगी तो जनता आपको दिखेगी भी। पहले भी आप यही बोलते थे, जब बिलों पे बैठ करके कुछ किसान नेता टीवी बोल रहे, जनता सड़क पर नहीं होती। फिर आपने देखा सड़क पर भारी मात्रा में संख्या में जनता दिखी और उसका फिर परिणाम भी हमें मिला। पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, राजनीतिक पार्टी से दिक्कत नहीं, हमें जनता की प्रॉब्लम पहले देखनी है, राजनीतिक पार्टी की दिक्कत बाद में देखनी है। हमने पार्टी चुनाव लड़ती है ना, देखिए दिक्कत होनी चाहिए। सुनिए, उनको जो वोटर है वो चुनाव वोट देता है भाई, उसको सबसे पहले दिक्कत। और ऐसा नहीं है कि अगर इनको दिक्कत नहीं है, कुछ प्रोटोकॉल या आंदोलन के बना लेते हैं कि किसी राजनेता पार्टी से मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर सरकार बोलती है कि ये एक पार्टी का आंदोलन है। तो इसीलिए से, क्योंकि ऐसा दिल्ली में भी हुआ था, जब पहलवान जो महिला थी वो आंदोलन कर रही थी, किसान आंदोलन हुआ था, तब भी यही हुआ था कि ये उनका है, उस पार्टी का, उस पार्टी का। तो अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पर काम करते हैं तो यही चीजें हमें देखनी होंगी। चाहे आज सत्ता में भाजपा है, तो अगर हम जनता के लिए और देश के लिए, संविधान के लिए काम करते हैं तो भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। कल को अगर सत्ता में कांग्रेस होगी, अगर हमारा मत जो होगा वो देश के लिए और जनता के लिए होगा, तो हम फिर कांग्रेस की गलत नीतियों का भी विरोध करेंगे। यही एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का मतलब होता है। बीजेपी ईवीएम से जीत रही है। देखिए, आज ईवीएम में आज ये मुद्दा आज उठा है, लेकिन पिछले कुछ समय पहले विपक्ष ने भी कई स्टेट में सरकार बनाई है, तब भी हमने ईवीएम की खिलाफत की थी। ऐसा नहीं है कि नहीं की थी कि मैं एक पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ तो मीठा मीठा अपना और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आपके नेता कुछ बोल रहे हैं लेकिन शीर्ष नेता नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हर चीज एक प्रोटोकॉल भी होता है। आपको तो ये देखना है कि किसके घर में आज चूल्हा जला है तो रोटी से उंगली फूक गया, तो इसमें जो है शीर्ष नेतृत्व ही बोले। भाई, हम जैसे लोग भी बोलते हैं और भी सीनियर लीडर बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो यही होता है शीर्ष नेतृत्व ही बोले। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, लेकिन बोला उन्होंने, गांधी नहीं बोल रहे। देखिए, अभी एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह कोई ऐसा नाम नहीं है कि उनकी बात को जिम्मेदारी के साथ में नहीं लिया जाता।
बड़े नेता है वो अगर बोल रहे हैं तो उनकी बात अगर बोलते हैं तो आप ये मानिए ना कि कांग्रेस बोल रही है। नहीं, अगर राहुल वैसे तो गांधी अगर या किसी का प्रियंका गांधी बोले तो ज्यादा प्रभाव अगर वैसे कोई बयान गलत सलत कोई विधायक या कोई छोटा कार्यकर्ता दे देता है विपक्ष की पार्टी का, तो आप पूरा जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा देते हैं। अगर आज एक कांग्रेस का बड़ा नेता किसी बात को जिम्मेदारी से रख रहा है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल जी प्रियंका जी बोले या कोई शीर्ष नेतृत्व में कोई और बोले, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? फिर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? आंदोलन भी होगा, तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों के, तमाम किसान संगठनों के माध्यम से तैयारी चल रही है। पूनम जी, जिस तरह से राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसमें ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठ पा रहा है? देखिए उसमें क्या है, जो यात्रा है, यात्रा सिर्फ एक जनता के मुद्दे को उठाने के लिए, यात्रा सिर्फ जनता के मुद्दे को उठाने के लिए और अपने अपने मत पे सब अपनी बातें रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं रखते। किसी को यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को जिलाध्यक्ष, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को प्रवक्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो सभी का एक प्रोटोकॉल है। नहीं तो फिर अगर सारा ही काम राहुल जी करेंगे तो फिर इसको फिर आप परिवारवाद कह देते हैं कि सारा काम देखे परिवार के लोग कर रहे हैं। अगर कुछ काम जो है सुरजेवाला जी कर रहे हैं, दिग्विजय जी कर रहे हैं, तो आप उनको उनका काम करने दीजिए। अब सारे काम एक नेता करेगा, आप ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हैं? फिर हम लोग क्या ताली बजाने के लिए बैठे हुए हैं? हम भी तो अपनी बात को, अपने काम अपने करेंगे ना। हमें भी तो कोई काम सौंपा हुआ है, अब उनको भी तो विश्वास करें। नीतीश पर किया था, अब किस पर करेंगे? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो 9वीं बार शपथ ले रहे हैं, मेरी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मुझे आप जानते, कैसे जानते? किसान आंदोलन से, किसान धरने से, जनता के मुद्दे उठाने से, इसी बात से जानते ना। तो इसीलिए देश भी उनको जानता है। दल बदलने के नाम पे वो अगर कोई सबसे बड़ा अवार्ड मिल रहा हो तो आप उनको दे दीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। वो तो आए ही इसलिए थे, बातें ले यहाँ से और जाकर उधर बैठे। एक ऐसे व्यक्ति है वो जिन्हें सत्ता का सुख भोगने की आदत है, हमेशा वो सत्ता में बने रहते हैं, बुराई चुगलियां करते हैं, फिर सत्ता में बने रहते हैं। तो गठबंधन कमजोर करने की साजिश? बिल्कुल साजिश थी। इसको साजिश नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद जाऊंगा सत्ता में, तो है ना, भाजपा में। और भाजपा के एक बड़े व्यक्ति का बयान है, गृह मंत्री जी का, कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। तो दरवाजे कैसे खुले? इसका मतलब स्पेशल उनको भेजा गया। ये बात समझनी होगी, ये बात इन कांग्रेस को समझनी होगी, तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी है सबको समझनी होगी। लेकिन पहले गठबंधन के नेताओं को रोका जाएगा या पहले ईवीएम बैन होगी? देखिए, जो रुकता है वो रुके, जो ना रुकता ना रुके, क्योंकि इनकी पार्टी के लोगों को संविधान नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए उन्हें संविधान का नियम नहीं पता, ना कायदे पता। आज लोग लड़ते हैं कुर्सी के लिए, और लड़ा जाता था जब संविधान लागू हुआ था तो ये बोला गया था सबसे पहले संविधान के लिए लड़ा जाएगा, तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारे पद वद बाकी बाद की चीजें। तो वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं। जो संविधान के लिए लड़ेगा वो गठबंधन में होगा, जो नहीं लड़ेगा वो नहीं होगा। सीधी बात। खतरे में है? क्यों नहीं है? संविधान में चक्कू लेके नहीं घोपा जाता। यही संविधान खतरे में है कि आप एक सत्ता भोगने के लिए 6, 8, 9 बार आप इधर उधर। अरे अब की बार वो जब से जीते हैं, विधानसभा हुआ बिहार में, तो 3 बार मुख्यमंत्री शपथ ले लिए। अब उनको रिकॉर्ड बनाना है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले। ऐसा हुआ आजादी के बाद कि 26 जनवरी को भारत का तिरंगा नहीं लगता, भगवा झंडे लगे हैं देश में इस बार। देखिए, भगवा झंडा एक अपने आप में सनातन धर्म की आस्था है, उसको कोई लगाता तो आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात, भारत का जो तिरंगा है वो भी हमारे भारत की शान है, सनातन। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है गजेंद्र भाई। सनातन धर्म का सम्मान भगवा झंडा है और भारत का जो सम्मान है वो तिरंगा झंडा है। और ऐसा एक भी भारतीय नहीं होगा जिसने गणतंत्र दिवस नहीं मनाया। ये सनातन धर्म की आस्था है कि वो अपने धर्म को, अपने धर्म की आवाज उठाए, अपने धर्म के नियम कायदे कानून माने। मैं भी ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म से आती हूँ, मैंने भी भगवा भी लहराया, मैंने तिरंगा भी लहराया। आप ही कह रहे थे संविधान पर। देखिए बिल्कुल संविधान की बात भी हम लोग करते हैं। अगर हम संविधान की बात नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा देश, आप लोकतंत्र देश में हो। लेकिन संविधान की बात करते करते हम अपने धर्म की बात क्यों नहीं कर सकते? इस पे इतनी शंका क्यों है? अगर मैं अपने धर्म से, सनातन धर्म का मैं सम्मान करती हूँ, मैंने उसमें जन्म लिया, जैसे सबको अपने धर्म में पैदा होने पर गर्व है, ऐसे मुझे अपने धर्म पे गर्व है। तो मैं उसके लिए देखिए, अगर आप सर्वोपरि में ढूंढेंगे तो आप इसमें उलझ जाएंगे। इसलिए देखिए, अगर बात धर्म की आएगी तो मेरे देश के प्रधानमंत्री भी मेरे लिए कुछ नहीं, मैं अपने धर्म की बात करूंगी। अगर बात धर्म की आएगी, बात जब संविधान की आएगी तो मैं संविधान की बात करूंगी। तो इस चक्कर में आप ये मत सोचिएगा कि आप मुझे घुमा दोगे। ईवीएम की एक सवाल है, बिहार में कल सरकार बनी है और लालू के घर ईडी का छापा उनको डरा करके जो सरकार है हमारी सत्ता जो है अपने में लेना चाहती है। अब देखते हैं कब तक वो डरते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो उधर जाएंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं। ये भाई भारत में आजकल कुर्सियों का छीनने का चलन और कुर्सियों पर बैठने का चलन हो गया, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता भारत की राजनीति में। इसको ईडी का डर था, इसीलिए हो सकता है उनको ईडी सीबीआई का डर था।
ये देश और प्रदेश बचाने के लिए निकले हैं, ये क्या आज ही देश की बात करेंगे? बिहार में लालू के घर ईडी पहुंची है। देखिए अब तो ये अब ऐसी क्या खूबियां हो गई नीतीश कुमार जी में जो आपने गोदी में बिठा लिया, और अभी 4 दिन पहले आप सारे विरोध कर रहे थे। इस बात पे शंका पैदा होती है कि आप जनता के हित की अगर बात करें तो हमें फिर कांग्रेस और भाजपा देख करके चश्मे से मत देखिए, आप फिर ये देखिए जनता भारत। क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस की गलती रही है क्या? देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की थोड़ी बहुत गलती नहीं रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं गलती रही, हो सकता है उनको लगी हो, लेकिन सारी चीजों का समाधान जब आप देश के बचाने के लिए निकले हो, देश के मुद्दे उठाने के लिए निकले हो, संविधान को बचाने के लिए निकले, तो बैठ करके बात की जाती है, सोल्यूशन बैठ करके निकलता है, ये नहीं है सत्ता का सुख भोग करके निकलता है। पूनम जी एक सवाल है, जी। जिस तरह से ये सब चीज चल रहा है, लोकतंत्र में जब 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी दौर में ये माहौल देख रहे हैं, तो जनता नेताओं पे भरोसा कैसे करेगी? देखिए यही तो मैं बोल रही हूँ, इनकी पार्टी में इनको संविधान नहीं पढ़ाया जाता। मैं बार बार आपको वही बोल रही हूँ कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कितने अच्छे काम आप कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। तो ऐसे ही अगर ऐसे लोग जाते रहेंगे तो हम इन पर कैसे विश्वास करें, जनता कैसे विश्वास करेगी? इसी कार्यकाल में नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को 3 बार मूर्ख बनाने का काम किया है, तो क्या अब 24 में चुनाव है तो क्या अब फिर जनता इनके झांसे में आ जाएगी? तो ये चीज तो देख लेगी ना जनता। हर बार आ रही है ना। देखिए अब ये चीज देखा, जब इन्होंने वोट लिया तो गठबंधन से वोट लिया भाजपा के, फिर ये सरकार तोड़ करके आ गए कांग्रेस में, अब फिर ये चले गए भाजपा में, तो जनता कब तक? काट की हांडी एक बार चूल्हे पर चढ़ती है, 2 बार हद से चढ़ सकती है, तीसरी बार नहीं चढ़ती है। और राहुल जी ने भी बोला है, बिहार में यात्रा पहुंची है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, बिहार में आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों के दरवाजे बंद थे और तारा आज खुल गए। हाँ, तो इसको इसे सत्ता का लोभ कहते हैं, इसको सत्ता का कुर्सी का लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं। तो राहुल का बयान कहाँ तक? देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल जी, इसको सत्ता का लोभ कहते हैं।